बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कल पढ़ रहे थे जनाब लार्ज इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें लास्ट जो लेक्चर हमने लिया है दैट इज अबाउट, इसमें हर्शस्प्रंग डिजीज पढ़ा था, डिलेड मेक्यूनियम की जिक्र की है, ठीक है। आज इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। प्लीज बात है नहीं, यहाँ पे याद रखें दैट इज कॉल्ड CRC, स्टैंड फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलो का मतलब कोलोन है, कोलोन से मुराद लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेक्टम। इससे आने वाले कैंसर को हम कहते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। क्लियर है? इसको आम जुबान में लोग बड़ी आंत की कैंसर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखें इट इज आल्सो, लेकिन जनाब इट इज आल्सो नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट याद रखें, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर को कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कहा जाता है। इसमें पॉइंट ये है कि कार्सिनोमा इज ऑलवेज मैलिग्नेंट कैंसर। ये क्या होता है? मैलिग्नेंट कैंसर। अब कैंसर के जनाब 2 टाइप्स है। वो कैंसर जो एक जगह से निकले लेकिन वो बॉडी में स्प्रेड ना हो जाए, हम कहते हैं ना यार कैंसर लंग से निकली थी अब वो बोन में गई है, ये लंग से कैंसर निकली थी ब्रेन में गई है। ऐसा कैंसर जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे लेके इसके नीचे लेके हैविंग द एबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग, हैविंग स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कैंसर है, कैपेबिलिटी, एक कैंसर है और वो जनाब लार्ज इंटेस्टाइन से निकले और वो फिर पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स में फैल जाए तो उसको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। और जिस कैंसर के आखिर में कौन सी चीज आ जाए? कार्सिनोमा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैंसर क्या है? मैलिग्नेंट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर होता है वो तो निकलता है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बॉडी के और पार्ट्स में भी फैल सकता है। क्लियर है? तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज अ बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर, ये मैलिग्नेंट कैंसर होता है, ठीक है। इसमें याद रखें इसकी काजेस क्या है, व्हाट आर दी काजेस ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इसकी काजेस कौन कौन सी है कि किन किन लोगों में लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 1 लेके इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल खानदान में किसी और बंदे को पहले से लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर हो तो वो दूसरे बंदे में भी हो सकती है। कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज ऐसी है कि वो फैमिली में रन करती है, जेनेटिक्स के साथ रन करती है। तो जब भी लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर में कोई बंदा डायग्नोज हो जाए तो उससे ये सवाल जरूर करना है कि खानदान में किसी और को मसला तो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। और यहाँ पे हम सीक्यूज में याद रखें कल के लेक्चर में कौन सा जीन म्यूटेशन होता है? APC जीन। ये जो APC है दैट इज कॉल्ड एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन। ये जो APC जीन है इसके बारे में 2 बात याद रखें। नंबर 1, इट लाइज ऑन क्रोमोसोम 5। ये किस पे होता है? क्रोमोसोम 5। ये भी सिक्यूज आता है कि क्रोमोसोम 5 के ऊपर एक जीन होता है जिसका नाम क्या है? APC जीन। और इस जीन का काम क्या है? इट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर से मुराद क्या है? कैंसर है। इसका मतलब ये वो जीन है जो कैंसर को क्या करता है? सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि हम सब में ये APC जीन मौजूद होता है, किस क्रोमोसोम पे? 5 पे। और इसका काम यह है कि इसने ट्यूमर या कैंसर को क्या करना होता है? सप्रेस। ये नहीं चाहता कि हमारे बॉडी में कैंसर हो जाए, लेकिन अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन है, चेंज है, तो फिर ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर सकेगा। फिर इसकी म्यूटेशन से ट्यूमर के चांसेस ज्यादा होंगे क्या? नहीं। और ऐसा कैंसर जो इस जीन की म्यूटेशन से हो जाए तो उसको हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये याद रखें, जिस तरह फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है या मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, हर जगह के अंदर कैंसर को सप्रेस करने के लिए अपने अपने क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर को सप्रेस करने के लिए कौन सा जीन होता है?
APC, और ये APC जीन अगर डैमेज हो जाए या इसमें चेंज आ जाए तो फिर इसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, नंबर 2 लिखे क्रोनिक स्मोकिंग। उन लोगों में लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा देर से लॉन्ग रन में क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। देखिए, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी डिजीजेस को जन्म देती है। जिस तरह के क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने पढ़ा है, तो स्मोकिंग कैन काज मल्टीपल प्रॉब्लम, उनमें से एक है लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर भी है। ठीक है, नंबर 3 लेके ओल्डर एज। ओल्डर एज मतलब जिन लोगों में फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है वो यूजुअली क्या होते हैं, ओल्डर। ओल्डर से मुराद आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, मतलब ये है यंग एजेस के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस कम होंगे और ओल्डर एज के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। बात समझ गए कि नहीं? इसका मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर में 100 में से 80% लोगों की जो उम्र है, एज है, वो किस ईयर से ज़्यादा होगी, 50 ईयर से ज़्यादा होगी। क्लियर है? एक और डिजीज याद रखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये पढ़ा था ना आप लोगों को, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखें, आइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। कोलोन मीन लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाए जिसके अंदर अल्सर्स बन जाए, क्या बन जाए, अल्सर्स, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक पेशेंट है और वो ट्रीट ना की जाए और इससे ब्लीडिंग होती रहे तो लॉन्ग रन में कुछ सालों के बाद जाकर ये मसला भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? याद रखें लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैंसर है। और आखिर में 5th नंबर लेके ओबेसिटी। जिन लोगों में ओबेसिटी हो, फैट की लेवल ज़्यादा हो, तो उन लोगों में भी लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, लेकिन इन सब में से अगर हम ओवरऑल ले लें, जेंडर की अगर हम बात करें, जेंडर ये भी बुक्स वाले लिखते हैं कि मेल आर मोर प्रोन एज कम्पेयर टू फीमेल। इसका मतलब रिगार्डिंग जेंडर अगर हम बात करें तो मेल के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर की रेशो एज कम्पेयर टू फीमेल क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखें, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, क्रोनिक स्मोकिंग, ओल्डर एज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ओबेसिटी और मेल एज। ठीक है, जो मेल जेंडर है, दीज आर दोज रिस्क फैक्टर विच लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर। क्लियर है? अब इसके लिए व्हाट इज द लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर कहाँ से निकलता है। याद रखें, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मोस्ट कॉमन साइट है दैट इज रेक्टोसिग्मोइड। ये क्या होता है, रेक्टोसिग्मोइड। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, सिग्मोइड कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसका हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। उस सिग्मोइड कोलोन की बैक साइड पे कैंसरस चेंजेस के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, लार्ज यार ये तो देखें, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी का हिस्सा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम। इसको क्या कहते हैं, सीकम। सीकम के बिहाइंड अपेंडिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। फिर इसके बाद लेके असेंडिंग कोलोन, क्या होता है, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन के बाद क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। इसके बाद DC स्टैंड फॉर डिसेंडिंग कोलोन, दैट इज सिग्मोइड कोलोन। क्या होता है, सिग्मोइड कोलोन। इसका मतलब ये है। और सिग्मोइड कोलोन के बाद रेक्टम होता है, क्या होता है, रेक्टम, और फिर एनल कैनाल। ये 8 पार्ट्स याद रखें, दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स बताए, तो आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट लेना है, सीकम अप टू द एनल कैनाल। क्लियर है? तो इसके बीच में से सिग्मोइड कोलोन है कि नहीं, इस सिग्मोइड कोलोन के जो पीछे वाला साइड है, बिहाइंड, वहाँ से कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको रेक्टोसिग्मोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टोसिग्मोइड। याद रखें, रेक्टोसिग्मोइड एरिया से लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस कितने % होते हैं, 55। क्लियर है? फिर दूसरी बात याद रखें कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन हो, कैंसर हो, और बायोप्सी हम करें और उसकी ओरिजिन किस पार्ट से हो, असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन से लार्ज इंटेस्टाइन निकलने की चांसेस ये करीबन कुछ 30% होते हैं। कितने %, 30%। फिर इसके बाद लिखे डिसेंडिंग कोलोन। कहाँ से, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन से आने वाले कैंसर के चांसेस ये करीबन कोई 20% होते हैं। कितने %, 20%।
ये बार बार एग्जाम में आता है, ये प्लीज याद रखें। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर दैट इज रेक्टोसिग्मॉइड। कहाँ पे? रेक्टोसिग्मॉइड। सेकंड मोस्ट कॉमन एरिया दैट इज असेंडिंग कोलोन और लीस्ट कॉमन एरिया इज डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है? ये 3 एरियाज हैं जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और चीज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी जनाब, लेकिन अब मसला ये है कि जिन लोगों में सिग्मॉइड कोलोन से कैंसर निकले तो उनमें सिम्टम्स नहीं होते, दे आर एसिम्टोमेटिक। क्या होते हैं? एसिम्टोमेटिक। कैंसर अंदर होता है लेकिन बाहर से पेशेंट को पता नहीं होता, तो दे आर एसिम्टोमेटिक। लेकिन वो कैंसर जिसमें पेशेंट क्लिनिक आता है, या तो उसकी ओरिजिन किससे होता है? असेंडिंग कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि जनाब इसके मेन टाइप या पार्ट कौन से हैं। ऐसा करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैंसर है बुक के लिहाज से इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में। एक साइड पे लेके राइट साइड कोलोन कैंसर, ये लेके राइट साइड कोलोन कैंसर, और दूसरे साइड पे लेके लेफ्ट साइड कोलोन कैंसर। यहाँ पे लेके लेफ्ट साइड कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर। आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखें, इसमें से कोई मुश्किल चीज नहीं है, वेरी वेरी इजी। ऐसा करें कि अगर हम एब्डोमेन पे देखें, एब्डोमेन इसके 4 पार्ट्स बनाएं। ये इसका अपर पार्ट है कि लोअर है? अपर, और राइट साइड पे है। अपनी बॉडी पे सोचे, ये राइट अपर है तो ये राइट लोअर है। क्लियर है? इस तरह ये लेफ्ट अपर है तो ये लेफ्ट लोअर है। बात समझ रहे क्या नहीं? अपेंडिसाइटिस का दर्द कहाँ पे होता है? अपर या लोअर पे? लोअर पे। राइट के लेफ्ट? राइट। इसका मतलब कि अपेंडिक्स जो है वो राइट लोअर पार्ट में होता है। और अपेंडिक्स जनाब किसके साथ अटैच है? सीकम के साथ। तो सीकम भी किधर होगा? राइट लोअर में होगा। अब सुन ले, यहाँ पे ये वाला जो जगह बना रहा हूँ, ये राइट क्या है? शाबाश, लोअर है। ये क्या है? राइट लोअर। उसके सामने क्या होगा? शाबाश, लेफ्ट लोअर होगा। ऐसा है कि नहीं? इसके ऊपर क्या होगा? राइट अपर, और इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या लेफ्ट अपर इसको कहते हैं। क्लियर है क्या नहीं? एब्डोमेन को 4 में डिवाइड करें। अपेंडिक्स का जो दर्द है वो राइट लोअर में होता है। कहाँ पे होता है? राइट लोअर। यहाँ पे अपेंडिक्स है कि नहीं? हाँ जी। अब इस अपेंडिक्स को अगर हम देखें तो ये किसके पीछे है? सीकम। तो सीकम के इस तरह ये पीछे होता है, ये सीकम है, और इसके बिहाइंड क्या होता है? अपेंडिक्स। लेकिन इसके बाद कौन सा पार्ट है? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना। अब यहाँ पे सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ऊपर की तरफ जाता है। ये ऊपर की तरफ जाने वाला पार्ट कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। फिर इस तरह जब ये मुड़ता है, ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन। और जब फिर ये नीचे आता है तो क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। ये क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे शाबाश बताए, व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? सीकम। ये क्या है? दैट इज अपेंडिक्स। अब यहाँ पे जो ऊपर जा रहे हैं दैट इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग। फिर यहाँ पे सिग्मॉइड कोलोन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल होता है। क्लियर है? आपको अगर एक्सरे पकड़ाई जाए हॉस्पिटल में या वैसे किसी लेबोरेटरी के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे और एक्सरे में आपसे सर ये पूछे कि इसमें असेंडिंग कोलोन किधर है, तो आप उस एक्सरे की मिडिल पार्ट को फोकस करेंगे या साइड को? हाँ जी, साइड। क्योंकि असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन ये एब्डोमेन की साइड होती हैं। असेंडिंग कोलोन राइट साइड पे है कि लेफ्ट पे? हाँ जी, राइट साइड। कैसे? शाबाश, एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर। इस तरह आप लोगों ने आंसर करना है कि अब समवन आस्क यू कि असेंडिंग कोलोन राइट पे क्यों है? क्योंकि असेंडिंग कोलोन सीकम के बाद स्टार्ट होता है। किसके बाद? सीकम। और सीकम के पीछे क्या होता है? अपेंडिक्स। तो अगर अपेंडिक्स राइट पे है तो असेंडिंग कोलोन भी राइट साइड पे होगा। डिसेंडिंग कोलोन किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। अब अगर कोलोन, अब चाहे असेंडिंग कोलोन है या डिसेंडिंग कोलोन, ये तो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। जिसका ये मिडिल वाला पार्ट खाली है कि नहीं? इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पेट के मिडिल पार्ट में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन साइडों पे होता है। बात समझ रहे कि नहीं? राइट साइड पे कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। लेफ्ट साइड पे क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। एग्री कर रहे सारे के नहीं? अब सुन ले, अगर मैं कहता हूं, सुन ले एमसीक्यूज, अगर कैंसर निकले किस कोलोन से? असेंडिंग कोलोन, वो भी तो लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है ना। या कैंसर निकले किस कोलोन से? डिसेंडिंग। लेकिन अगर यहां से निकले तो मेरे किस साइड पे है?
तो इसको राइट साइड कोलोन कैंसर कहेंगे। लेकिन अगर कैंसर डिसेंडिंग कोलोन से निकले तो उसको हम लेफ्ट साइड कोलोन कैंसर। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं हम कहते हैं बड़ी आंत की कैंसर है लेकिन राइट साइड की है। राइट साइड से मुराद किस कोलोन की है? असेंडिंग कोलोन की। और लेफ्ट साइड का मतलब किस कोलोन की है? डिसेंडिंग कोलोन की है। समझ गए? अब यहाँ पे लेके नंबर 1 पॉइंट राइट साइड कोलोन कैंसर, इसमें लेके इट ओरिजिनेटेड, हाँ जी, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कोलोन? फ्रॉम असेंडिंग कोलोन। ये वो कैंसर है राइट साइड, ये असेंडिंग कोलोन से जनाब अराइज होता है। और इसमें लेके इट ओरिजिनेटेड, ये जनाब निकल आता है फ्रॉम वेयर? आंसर इज डिसेंडिंग कोलोन। प्लीज ये दो बात याद रखें, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, शाबाश, नंबर 2 पॉइंट इसमें याद रखें कि जो कैंसर असेंडिंग कोलोन से निकलता है इसको जब हम एंडोस्कोपी के जरिए देखते हैं, किसके जरिए? एंडोस्कोपी। इधर एमसीक्यू सुन ले, फोकस करें तो हमें ये कैंसरस सेल है। कौन से सेल है? कैंसरस। और ये बाहर की तरफ निकले होते हैं। किधर? हाँ जी, बाहर की तरफ। तो असेंडिंग कोलोन का जो कैंसर होता है वो कोलोन के अंदर नहीं बल्कि कोलोन से बाहर की तरफ निकला होता है। और जब एंडोस्कोपी हम किस कोलोन की करें? डिसेंडिंग, और उसमें कैंसर हो तो उसमें कैंसर अंदर की तरफ निकला होता है। ये इसमें फर्क है। ये एमसीक्यू आता है कि ऐसा कोलोन कैंसर जिसमें कैंसरस मास बाहर की तरफ निकला हो तो वो किस साइड का होगा? राइट साइड। बात समझ रहे कि नहीं? और ऐसा कैंसर जिसमें एबनॉर्मल चेंजेस कोलोन के अंदर हो रही हो तो वो किस साइड का होगा? लेफ्ट साइड का होगा। इसको हम कहते हैं, ये बाहर की तरफ है कि अंदर? बाहर। इसको हम कहते हैं एक्सोफाइटिक मास। इसको क्या कहते हैं? एक्सोफाइटिक। और ये तो अंदर की तरफ गई है, इसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेटिव मास। इसको क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन का मतलब अंदर जाना। ये इसको एंडोफाइटिक मास भी कहते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज इनफिल्ट्रेटिव मास। क्लियर है? तो यहाँ पे लेके शाबाश, इसमें अगर हम देखें राइट साइड तो उसमें कैंसरस चेंजेस बाहर की तरफ होगी कि अंदर? बाहर। तो इसको हम कहेंगे एक्सोफाइटिक मासेस। कौन सी? एक्सोफाइटिक मासेस। इसमें अंदर की तरफ होगी तो इसमें लेके इनफिल्ट्रेटिव मासेस। बात समझ रहे कि नहीं? इनफिल्ट्रेटिव मासेस, डन, दैट इज इनफिल्ट्रेटिव मासेस। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, शाबाश, ये जो एक्सोफाइटिक मासेस है इसका मेन पॉइंट क्या है? शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बाहर की तरफ ये कैंसरस मासेस निकली है, दे ब्लीड। ये क्या करते हैं? ब्लीड करते हैं। मतलब बहुत छोटी मतलब ये है कि जो कैंसरस मासेस है इससे क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्लीडिंग। और जब ब्लीडिंग होगी तो ब्लड के अंदर आरबीसी है कि नहीं? रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। तो जब बंदे से ब्लड लूज होगा तो उसमें आरबीसी लूज होगी कि नहीं? तो आरबीसी का लेवल बॉडी में ज्यादा रहेगा कि कम? दैट इज कॉल्ड अनीमिया। इसको क्या कहते हैं? अनीमिया। लेकिन ये ब्लीडिंग अक्यूट है कि क्रोनिक होगी? क्रोनिक का मतलब ये कैंसर है, ज्यादा टाइम से होगी। इसका मतलब ये है कि ब्लीडिंग में हीमोग्लोबिन लॉस होगी कि नहीं? और हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में क्या है? आयरन है। तो आयरन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में क्या हो जाएगी? कम। तो राइट साइड कोलोन कैंसर कैन डेवलप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखें, ये लोग जब क्लिनिक आते हैं तो ये पेलर नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? पेलर। क्योंकि इन लोगों में कौन सी अनीमिया होती है? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इसमें लिखे इट इज ड्यू टू, हाँ जी, इट इज ड्यू टू क्रोनिक ब्लीडिंग। किस वजह से है? क्रोनिक ब्लीडिंग। जब ज्यादा देर तक ब्लीडिंग होगी तो दीज पेशेंट डेवलप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये लोग जब ज्यादा देर तक ब्लीड करेंगे उन लोगों से खून जाया हो जाएगा तो इन लोगों की जो वेट है वो गेन होगी कि लूज होगी? लूज होगी। इन लोगों में वीकनेस आएगी, बोले कि वेट लॉस। इन लोगों में क्या होता है? वेट लॉस होता है। तो प्लीज ये जनाब याद रखें 4 पॉइंट। ऐसा मास, देखें फिर से सुन ले, ऐसा कैंसर जो लार्ज इंटेस्टाइन से निकले, उसमें एंडोस्कोपी ये बताए कि एक्सोफाइटिक मास है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और इसमें वेट क्या है? लॉस। तो इस समझ जाइए कि ये कैंसर किस कोलोन से निकली है? असेंडिंग कोलोन। और असेंडिंग कोलोन हमारी बॉडी के किस साइड पे है? राइट साइड। तो उसको राइट साइडेड कोलोन कैंसर कहते हैं। इधर देखें, यहाँ पे जो मासेस है ये अंदर की तरफ गई है कि बाहर? अंदर की तरफ। इसको कौन से मास कहते हैं? इनफिल्ट्रेटिव। और जब ये अंदर की तरफ जाए ये कैंसरस मासेस
ये पेन कराएगी क्या नहीं। यहाँ पे लेके कोलिकी पेन, इसकी वजह से क्या होता है, कोलिकी का मतलब ये है, वेरी गुड, ऑन ऑफ पेन, कभी इंसान की जनाब दर्द ज्यादा होगी कभी कम, लेकिन ये दर्द पेट के दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ, ये बाएं तरफ होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का मसला है। किस साइड का है, लेफ्ट साइड, क्योंकि डिसेंडिंग कोलन किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो बाएं तरफ इस पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा, स्पेशली जब ये खुराक खाता है, क्योंकि खुराक खाने के बाद कुछ चीजें एब्जॉर्ब होगी, कुछ चीजें स्टूल में कन्वर्ट होगी, और जो स्टूल है उसको एब्जॉर्ब करना ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, और किस साइड का है, लेफ्ट साइड। तो ऑन ऑफ पेन आफ्टर द मील ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, अगर कैंसर है तो वो कौन सा साइड का है, लेफ्ट साइड का है। और यहाँ पे ये जो मांस ये भी ब्लीड करती है, क्या करती है, ब्लीड। तो यहाँ पे जो ब्लड है ये एनल कैनाल के साथ नजदीक है कि नहीं, और ये जब फिर स्टूल पास करेगा तो उसमें फ्रेश क्या होगी, ब्लड, और फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड हेमेटोचीजिया। इसको क्या कहते हैं, हेमेटोचीजिया। ये एमसीक्यूज आता है, हेमेटोचीजिया मीन फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं जब वो फीसिस या स्टूल पास करते हैं तो उसमें फ्रेश ब्लड होता है, तो हम कहते हैं कि मे भी इस बंदे को हीमोराइड्स हो। क्या हो, हीमोराइड। पाइल्स का नाम सुना है कि नहीं, पाइल्स है, ठीक है, लेकिन पाइल्स में पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्वलन है, क्या है, स्वलन। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्वलन नहीं है, फ्रेश ब्लड इन द स्टूल है, बंदे का वेट लॉस भी हो रहा है और उसका एज 50 से ज्यादा है, तो फिर ये हीमोराइड्स का हम सोचेंगे कि कैंसर का सोचेंगे, कैंसर का सोचेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैंसर है, चाहे वो राइट साइड से निकले या लेफ्ट साइड से निकले, दोनों के अंदर पेशेंट की जो एज है वो 50 प्लस होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। ओल्डर एज में फ्रेश ब्लड का स्टूल के अंदर आना इज अ गुड साइन या बैड साइन, बैड साइन फॉर द पेशेंट, इट मे बी कैंसर। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सुन लें, यहाँ से अगर ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लीडिंग किस कोलोन में जाएगी, ट्रांसवर्स में, ट्रांसवर्स के बाद डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, फिर एनल कैनाल की तरफ जाएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं। लेकिन जो ब्लीडिंग यहाँ से होगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा कि कम, तो इसलिए यहाँ की जो ब्लीडिंग है वो फ्रेश नहीं होगी, लेकिन इस साइड की ब्लीडिंग स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोचीजिया कहते हैं। तो हेमेटोचीजिया के सामने ब्रैकेट में लेके फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, अगर मतलब ये है कि फ्रेश ब्राइट रेड ब्लड आ जाए स्टूल के अंदर, इसको हम हेमेटोचीजिया कहते हैं। अब देखे, मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, जो गुड डॉक्टर्स होते हैं उसको ऐसे याद करते हैं। हम कहते हैं कि कोलोन कैंसर, अगर हमको किस कैंसर की बात करें, कोलोन कैंसर, हाँ जी, राइट साइडेड हो सकती है क्या नहीं, हाँ जी। अब इसके सामने लेके ब्लीड और यहाँ पे लेके एंड लेफ्ट साइड हो सकती है क्या नहीं, लेफ्ट साइडेड, तो आप लोग लेके ऑब्स्ट्रक्ट। अगर आप लोगों ने ये सेंटेंस याद की तो सर को पता चलेगा कि ये बंदा माहिर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है राइट साइड कोलोन कैंसर क्रोनिकली ब्लीड, यहाँ पे एनीमिया है, एनीमिया का वजह क्रोनिक क्या है, ब्लीडिंग है। राइट साइड की जो कैंसर है वो ज्यादा देर तक क्या करेगी, ब्लीड करेगी। अब इधर देखें, यहाँ पे जो मासेस है लेफ्ट साइड के, बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ, और जब ये अंदर की तरफ ये मासेस बढ़ जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकती है क्या नहीं, ये लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकती है नहीं, क्योंकि इसमें मासेस बाहर की तरफ है और इसमें मासेस किधर है, अंदर की तरफ, तो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर सकती है। तो राइट साइडेड कोलोन कैंसर ब्लीड बट लेफ्ट साइडेड कोलोन कैंसर कैन ऑब्स्ट्रक्ट। क्लियर है कि नहीं। और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को पेन होगा कि नहीं, एंड दैट पेन इज नोन एज कोलिकी पेन। इसे क्या कहते हैं, कोलिकी पेन। और इस पेन की वजह से जब पेट पे जोर पड़ता है तो फिर वहां की जो मासेस है वो ब्लीड करती है, एंड दैट फ्रेश ब्लड विल कम आउट इन द स्टूल व्हिच इज नोन एज हेमेटोचीजिया। इसे क्या कहते हैं, हेमेटोचीजिया। तो एमसीक्यूज में अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि जनाब एक पेशेंट है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, वो आप लोगों ने नोट करना है। नोट में आप लोगों ने एक चीज लिखनी है, इधर देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लेके नोट में मतलब ये जनाब 4 चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स इज कॉल्ड टेट्राड। इसको क्या कहते हैं, टेट्राड। 4 चीजें। अगर एक पेशेंट है, सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगो। नंबर 1, उसका जनाब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। क्या है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। इसका मतलब कि उसके फैमिली में भी पहले से मसला मौजूद होगा, और उस बंदे का जो एज है, हाँ जी, वो भी 50 से क्या है,
एबव है, वेरी गुड। और उसमें आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, फेलर नजर आ रहा है। और जब उसका हमने आयरन लेवल चेक किया तो ब्लड में आयरन क्या है, कम है। और साथ में जनाब पेशेंट क्रोनिक क्या है, स्मोकर है। क्या है, क्रोनिक स्मोकर। प्लीज याद रखें ये 4 चीजें अगर किसी पेशेंट में आ जाए। एक पेशेंट आया है आपके पास, उसका उम्र 60 साल है, 65 साल है, तो किस एज से ज्यादा है, 50, और वो ये बता रहे कि उसको वीकनेस हो रहा है, उसको कमजोरी हो रही है, और आप उसकी रंगत को देखते हैं तो बिल्कुल पीला फेलर नजर आता था। आपने उसका एक ब्लड टेस्ट किया और उसमें आयरन क्या है, कम है, तो आयरन डिफिशिएंसी क्या है, अनीमिया। और वो पिछले 20 साल 30 साल से सिगरेट भी पी रहे हैं, तो क्रोनिक क्या है, स्मोकर है। याद रखें इन 4 चीजों के साथ अगर पेशेंट में वन कंप्लेंट भी हो, अब वो 1 कंप्लेंट ये है ब्लड इन द स्टूल। वो क्या बताता है कि जब वो स्टूल पास करता है पीसेस के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है। वो कहता है जब मैं पेशाब पास करता हूँ यूरिनी स्टूल के अंदर तो उसको क्या आता है, ब्लड आता है। ये 4 चीज है, अगर एक चीज के साथ मिल जाए, ब्लड इन द स्टूल, थिंक अबाउट कोलोन कैंसर। ये क्या हो सकता है, कोलोन कैंसर। कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को कोलोन कैंसर है या नहीं है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं। एंड द इन्वेस्टिगेशन थ्रू विच वी सी कोलोन कैंसर दैट इज कॉल्ड कोलोनोस्कोपी। इसको क्या कहते हैं, कोलोनोस्कोपी। तो अब लेके इन्वेस्टिगेशन। यार घर में बैठे हो, हॉस्पिटल में हो, क्लिनिक में हो, 4 चीजें। एज कितने से ज्यादा होना चाहिए, 50 से। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब पहले मैं मजदूरी करता था, अब तो उसका भी काबिल नहीं रहा, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मेरा वेट बहुत कम हुआ है और मेरी वजूद में कमजोरी है। और आप उसको देख रहे, इंसान से पता चलता है कि यार आप में खून की क्या है, कमी है। आप उसका एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें HB क्या है, कम है, आयरन क्या है, कम है, तो उसको आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सिगरेट भी पीता हूँ। क्या कर रहे हैं, सिगरेट भी पीते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कमजोरी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से जब वो स्टूल पास करते हैं, टॉयलेट जाता है तो फ्रेश ब्लड देखता है। तो फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, एज मोर देन 50 एंड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया प्लस क्रोनिक स्मोकर। आपने सबसे पहला काम उसको बताना है कि रेफर द पेशेंट फॉर विच इन्वेस्टिगेशन, कोलोनोस्कोपी। क्या करे, कोलोनोस्कोपी करे कि शायद इस बंदे में लार्ज इंटेस्टाइन की क्या हो, कैंसर ना हो। अगर आप इसको इग्नोर करें तो ये बंदा मजीद कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। क्लियर है कि नहीं। या आजकल डॉक्टर ने आसान किया है, चाहे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो या ना हो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो या ना हो, एज 50 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। एज 50 से ज्यादा है लेकिन बंदा क्रोनिक क्या है, स्मोकर है। क्रोनिक स्मोकर, एज मोर देन 50 और इसकी स्टूल में फ्रेश क्या रहो, ब्लड। ये 3 चीजें भी हो तो क्या करना है, कोलोनोस्कोपी करना है। इसलिए कोलोनोस्कोपी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बड़े प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि क्रोनिक स्मोकिंग को भी साइड पे करें। 58 से ज्यादा एज है और उसको फ्रेश ब्लड इन द स्टूल आ रहा है, फिर भी क्या करें, कोलोनोस्कोपी। तो एवरी पेशेंट हुज एज इज मोर देन 50 एंड कंप्लेन फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, थिंक अबाउट कोलोन कैंसर। इसमें क्या है, कोलोन कैंसर। कुछ लोग होते हैं वो 30 साल से सिगरेट पीते हैं और डर के मारे डॉक्टर के सामने वो कहते हैं मैंने तो कभी पी नहीं है। क्लियर है कि नहीं। वो कभी कभार कहते हैं मैं तो पिछले 1-2 महीनों से पी रहा हूँ, पता नहीं वो मतलब उस्ताद है, वो 30 साल से पी रहे, 25 साल से पी रहे, लोग कहते हैं कि नहीं। तो स्मोकिंग की हिस्ट्री वो गलत भी दे सकता है, लेकिन ब्लड इन द स्टूल प्लस एज इज मोर देन 50, थिंक अबाउट कोलोनोस्कोपी। तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो बस इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें मेन में हमने क्या करना है, सबसे इंपोर्टेंट चीज, हाँ जी, कोलोनोस्कोपी। क्लियर है कि नहीं। अब कोलोनोस्कोपी करेंगे और कोलोनोस्कोपी इज अ टेस्ट थ्रू विच वी कैन सी कोलोन। ये वो कैमरा है, वो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या देखते हैं, कोलोन। कोलोन से मुराद लार्ज इंटेस्टाइन है। और इस कोलोनोस्कोपी के जरिए, हाँ जी, टेक बायोप्सी, हम क्या लेते हैं, बायोप्सी। इस टेस्ट का नाम सुना है कि नहीं। ये वो टेस्ट है जिसमें हम पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं और आगा खान जैसे लैब को भिजवा देते हैं और 1-2 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आता है। इसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। तो व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज कोलोन कैंसर, आंसर इज बायोप्सी। क्या है, बायोप्सी। लेकिन कोलोन जो है ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है, एक पार्ट से बना है कि 7-8 से,
7-8 पे। कैसे पता चलेगा कहाँ से बायोप्सी लेनी है? वो हमें कौन बताएगा? कोलोनोस्कोपी बताएगी। कोलोनोस्कोपी के जरिए पता चलेगा कि मसला कहाँ पे है, असेंडिंग कोलोन में है या डिसेंडिंग कोलोन में है। मैंने अभी बताया ना, एक में एक्सोफाइटिक मासेस है और एक में इन्फिल्ट्रेटिव मासेस है। ये कौन बताएगा? कोलोनोस्कोपी। और जब ये बताएगा कि इशू कहाँ से है, तो उसके जरिए फिर वहां से हम क्या लेंगे? बायोप्सी लेंगे। तो बायोप्सी से पहले क्या करना चाहिए? कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं? फिर इसके बाद लेके ट्यूमर मार्कर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ट्यूमर मार्कर। व्हाट इज ट्यूमर मार्कर? एनीवन? याद रखे कि जिस बंदे में कैंसर हो, कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ये CMH में जाए, MH में जाए, ऑन्कोलॉजी वार्ड होता है कि नहीं, उसमें सारे कैंसर पेशेंट होते हैं। कैंसर के टाइप्स कौन बता सकते हैं? व्हाट आर द नेम्स ऑफ कैंसर? आप लोगों में से? हाँ, ट्यूमर तो कैंसर को कहते हैं कि नाम बताए कि बॉडी। हाँ हाँ यार, हाँ, एक एक कोलोन कैंसर, दूसरा हाँ ब्रेन ट्यूमर, नेक्स्ट हाँ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, गैस्ट्रिक मेडुलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। कैंसर के हजारों टाइप्स है। मैं कहता हूँ कि हर कैंसर में जो कैंसरस खूलिये होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। उस प्रोटीन्स को हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर मार्कर। याद रखें, ये जो मार्कर है ये प्रोटीन है। ये क्या होते हैं? प्रोटीन, जो किन सेल से आता है? जिसमें क्या हो? ट्यूमर हो, कैंसर हो। अब हमें कैंसर शुक्र है नहीं है, तो हम ये ट्यूमर मार्कर होंगे? नहीं होंगे। हर बंदे में जिसको कैंसर होगा तो उसके ब्लड में क्या होगा? ट्यूमर मार्कर। तो वो सारे कैंसर में एक जैसा होगा कि हर कैंसर का अलग होगा? हर कैंसर का अलग होगा। ऐसा ट्यूमर मार्कर जिसका नाम CEA है। क्या है? CEA, कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। इसका नाम है कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। व्हाट इज CEA? कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये ट्यूमर मार्कर है। ये जिस बंदे के ब्लड में ज्यादा हो, इंक्रीज हो, इसका मतलब ये उन एरिया से आता है जहां पे कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो। कहां पे हो? लार्ज इंटेस्टाइन। तो CEA मार्कर का ब्लड में देखना 58 से ज्यादा लोगों में किस एरिया का कैंसर हो सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन कैंसर हो सकता है। बात समझ गए क्या? नहीं? अब यहाँ पे हम सिक्योर शाबाश 2-3 लेके यहाँ पे, और इसकी जनाब आखिर में लेके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1 लोकल कैंसर, और नेक्स्ट देखे मेटास्टेटिक कैंसर। शाबाश, इधर देखे, ये अ गुड स्टूडेंट शुड नो दिस। अगर कोलोन कैंसर डायग्नोज हो गया और अर्ली डायग्नोज हो गया तो वो कोलोन तक लिमिटेड होगा कि नहीं? अभी तक वो बॉडी में नहीं फैल चुका है, तो याद रखे उसको कहते हैं लोकल कैंसर। कि अगर कैंसर है कोलोन से और कोलोन तक ही लिमिटेड है तो उसका नाम क्या है? लोकल कैंसर, लिमिटेड कैंसर, बिनाइन कैंसर। लेकिन अगर एक बंदा आया है, उसका कैंसर कोलोन में था लेकिन अब वो दूसरी पार्ट में भी गया है, तो उसको क्या कहते हैं? मेटास्टेटिक कैंसर। इसको स्प्रेडिंग कैंसर कहते हैं। तो अगर किसी का कैंसर कोलोन तक ही लिमिटेड है तो उसका बेस्ट हल सर्जरी है। क्या है? सर्जरी। और उसमें कोलोन का वो पार्ट रिमूव करेंगे जिस पार्ट का क्या हो? कैंसर। तो पूरा कोलोन रिमूव करेंगे या वो पार्ट सिर्फ रिमूव करेंगे, तो इसको हम पार्शियल कोलेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल कोलेक्टोमी। क्लियर है क्या नहीं? रिमूवल ऑफ कोलोन फ्रॉम वेयर कैंसर इज अराइज, दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोलेक्टोमी। रिमूवल ऑफ कोलोन इज कॉल्ड कोलेक्टोमी। ये तब करते हैं जब कोलोन कैंसर कोलोन तक ही लिमिटेड हो। लेकिन अगर कैंसर कोलोन से निकला है, यूरिनरी ब्लैडर में गया है, ये कैंसर निकला है किडनी में गया है, तो आप फिर किस किस एरिया को रिमूव करेंगे? तो फिर हम ड्रग्स के जरिए उसको कंट्रोल करेंगे। तो कीमोथेरापी करेंगे। क्या करेंगे? कीमोथेरापी। अगर हम कैंसर को ट्रीट करें बाय मेडिसिन, दिस टेक्निक इज कॉल्ड कीमोथेरापी। ट्रीटिंग द कैंसर बाय गिविंग मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरापी। और अगर कीमो नहीं है तो फिर रेडियोथेरापी करते हैं। क्या करते हैं? रेडियोथेरापी। समझ गए कि नहीं? तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और 2 चीजें मजीद बताने लगा हूँ। मैं इन क्लास के अंदर कुछ लोग देखता हूँ, दे रियली वांट टू नो समथिंग स्पेशल। उन लोगों के लिए सवाल है
कि अगर कैंसर है और वो एक एरिया से निकला है लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ही है, उसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? बायोप्सी है। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन से कैंसर है और वो अब निकल चुका है दूसरी बॉडी में पे पार्ट में गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन होता है। क्या होता है? सीटी। फॉर लोकल कैंसर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट ऑप्शन सर्जरी। फॉर स्प्रेडिंग मेटास्टेटिक कैंसर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन एंड बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज कीमोथेरापी। क्लियर है कि नहीं? ये भी याद रखें। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखने हैं। यहाँ पे लेके, यहाँ पे एक पॉइंट लेके कैंसर, शाबाश, इनमें से दो एमसीक्यू क्वेश्चन इन द एग्जाम डेफिनेटली कम। कैंसर्स और यहाँ पे लेके ट्यूमर मार्कर, यहाँ पे लेके ट्यूमर मार्कर। अब देखे शाबाश, अगर एक पेशेंट है, शाबाश, इसको जनाब कोलोन कैंसर है। कौन सा कैंसर है? कोलोन, बड़ी आंत की कैंसर है। तो उसमें कौन सा ट्यूमर मार्कर चेक करेंगे? CEA। यार आप डॉक्टर है, ठीक है, क्लिनिक में बैठे हो, एक पेशेंट है 50 साल से, उसकी उम्र ज्यादा है और वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने 3 महीने से जब वो टॉयलेट जाता है उसको स्टूल में फ्रेश ब्लड आता है। ये बात उसने की है और उसकी रंगत को देखकर पता चलता है कि वो पीला है, मतलब ये है कि उसमें पेलरनेस है। तो आपके जहन में उसको अनीमिया है कि नहीं? और उसकी स्टूल में क्या रहा है? फ्रेश ब्लड भी आ रहा है। अगर आप उसमें क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं? कोलोन कैंसर, तो आप इसको एडवाइस करें ट्यूमर मार्कर विच वन? CEA। आप लेबोरेटरी वालों को कहे कि ये चेक करें, अगर वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब इसको डेफिनेट क्या है? कोलोन कैंसर है। तो CEA अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसको कौन सा टेस्ट देखेंगे? कोलोनोस्कोपी, और कोलोनोस्कोपी के जरिए बायोप्सी लेंगे। क्लियर है? अनदर पॉइंट, अगर एक फीमेल है उसमें जनाब ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है? द मोस्ट कॉमन कैंसर इन यंग फीमेल दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है कि नहीं? ब्रेस्ट कैंसर में याद रखें कौन सा जनाब ट्यूमर मार्कर चेक करते हैं? इसमें याद रखें CA15-3। इसको क्या कहते हैं? CA15-3। ये ट्यूमर मार्कर है, ये प्रोटीन है जो वो कैंसर सेल रिलीज करते हैं जिसका कैंसर कहां से हो? ब्रेस्ट से हो। तो ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर क्या है? CA15-3। नेक्स्ट है पेंक्रियाटिक कैंसर। पेंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है ना? पेंक्रियाटिक कैंसर, इसका मतलब यह है कि पेंक्रियाटिक कैंसर में लेके CA19-9। याद रखें, अगर किसी का कैंसर पेंक्रियास से निकले है, पेंक्रियास का काम क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन, इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, इसके बारे में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन पेंक्रियाटिक कैंसर में कौन सा ट्यूमर मार्कर है? CA19-9। नेक्स्ट लिखे, फीमेल में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओवरी से कैंसर हो तो उसका नाम ओवेरियन कैंसर है। ओवेरियन कैंसर में CA125। कौन सा होता है? CA125। क्लियर है? ये ट्यूमर मार्कर है। यार अगर आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके साथ फॉर एग्जांपल रिपोर्ट है, उस पेशेंट का नाम आपको नहीं पता है, लेकिन उस रिपोर्ट के नीचे लिखा है CA125 पॉजिटिव, इसका मतलब आपको नाम पता हो या ना हो, दैट इज अ फीमेल। ये क्या है? फीमेल, क्योंकि ओवरीज इज द ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फीमेल। और CA125 का मतलब कैंसर कहां से है? ओवरी। और ओवरी का काम क्या है? फीमेल में रिलीज ऑफ ओवम, हर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम रिलीज करना, ये ओवरी का काम है। क्लियर है? अगर ओवेरियन कैंसर है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी कि नहीं? उसमें फिर पोलीमेनूरिया, एमेनूरिया, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? और आखिर में लेके हेपेटो, हेपेटो इज द वर्ड यूज फॉर लीवर, सेल्यूलर का मतलब सेल, और कार्सिनोमा मीन कैंसर, इसको कहते हैं HCC। क्लियर है? हेपेटोसेल्यूलर। हमारे गांव में रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक बंदे की डेथ HCC से हुई है। HCC इज अ कैंसर विच हैव द टेंडेंसी टू स्प्रेड वेरी क्विकली इन द बॉडी। ये ब्लड के जरिए, ये हेपेटो का मतलब है लीवर, लीवर से आने वाला कैंसर जो बॉडी के अंदर क्विकली स्प्रेड कर सके, इसका नाम क्या है? HCC। इसमें जो ट्यूमर मार्कर होता है दैट इज कॉल्ड AFP। इसको क्या कहते हैं? AFP स्टैंड फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। एग्जाम में बैठे हो CA19-9 आ जाए, थिंक अबाउट पेंक्रियास कैंसर। CA125 आ जाए, थिंक अबाउट ओवेरियन कैंसर। CEA आ जाए, थिंक अबाउट कोलोन कैंसर। ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज है जो कभी एग्जामिनर मिस नहीं करते।
तो प्लीज एवरीबॉडी शुड गो दीज पॉइंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ओके वेरी गुड। प्रोस्टेट कैंसर ये भी लिखे, 6 नंबर, जिसमें एक बात की है, प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ किस में होगा शाबाश, मेल, क्योंकि प्रोस्टेट इज ओनली प्रेजेंट इन मेल। इसमें PSA होता है, क्या होता है, PSA स्टैंड फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। हम में प्रोस्टेट है मेल में, और हमारा प्रोस्टेट नॉर्मली भी क्या रिलीज करता है, PSA, लेकिन इसका लेब वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए। कितने से, 10 से कम। अगर ये 10 से बढ़ जाए, 20-30 हो जाए, तो फिर इसका वैल्यू एबनॉर्मल है। एन एबनॉर्मल PSA शोज प्रोस्टेट कैंसर। ये क्या शो करता है, प्रोस्टेट कैंसर शो करता है। क्लियर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे 2-3 टर्म्स है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको फिर वाइंड अप करेंगे। फिर देखें, ये ट्यूमर मार्कर मैंने कल आप लोगों से पूछने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें इंपॉर्टेंट टर्म लेके, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, इधर देखें, आप लोगों ने इसके डिफेक्ट्स बताने हैं सारे शब्द। ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन कोई भी ले ले, लेकिन ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब यहां पे इस तरह, अगर इंटेस्टाइन जनाब इस तरह हो जाए, लेकिन इसमें मेन चीज आप लोगों को एग्जामिनर ने दिया होगा कि एक पेशेंट है, उसकी इंटेस्टाइन इस तरह हो गया है, लेकिन पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में, पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में, किसमें, पोस्ट सर्जिकल। इसका मतलब ये है, अगर किसी की सर्जरी हुई थी एब्डोमेन में किसी और चीज की, सर्जरी के कुछ दिनों बाद उस बंदे ने आकर कंप्लेंट किया है कि उसकी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही, और एंडोस्कोपी की गई और इसका इंटेस्टाइन ऐसा हुआ है। व्हाट इज दिस, एनीवन, क्या बात, हाँ जी, कोलोन चौड़े, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, हाँ नहीं, क्या बात यार, इसमें क्या आप लोग को शो हुआ है, दीज आर कार्ड, ये देखे, दीज आर कार्ड वॉल या लेयर्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये दोनों लेयर आपस में मिल चुके हैं कि नहीं, दिस इज कार्ड इंटेस्टाइनल एडहेशन। इसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल एडहेशन। और एडहेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो एग्जाम में ये आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एनी सर्जरी इन द एब्डोमेन, आंसर इज इंटेस्टाइनल एडहेशन। क्लियर है, तो यहाँ पे लेके इंटेस्टाइनल एडहेशन। शाबाश। एडहेशन का मतलब कि दोनों पार्ट आपस में क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं। क्लियर है कि नहीं, और अगर ये फ्यूज हो चुके हैं, कैन द फूड विल गो डाउन, नो, तो इस बंदे में कॉन्स्टिपेशन होगी, इस बंदे की डाइजेशन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर पॉइंट, शाबाश। इसमें अब आप लोग बताएं, अगर एक पेशेंट है, उसकी जनाब इंटेस्टाइन ये है, क्लियर है, अब इंटेस्टाइन ये है, लेकिन वो भी बताएगा पोस्ट सर्जिकल, क्या है, पोस्ट सर्जरी के बाद, वेरी गुड, सर्जरी के बाद अगर एक पेशेंट है, याद रखे, कैन नॉट एबल टू पास स्टूल। इसका मतलब यह है कि सर्जरी हुई है और 3-4 दिन के बाद भी वो टॉयलेट नहीं गया, वॉशरूम नहीं गया, उसने स्टूल पास नहीं किए, एंडोस्कोपी की गई, इंटेस्टाइन इस तरह दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ जी, नहीं है। अब मसला क्या है, जब हम ऑपरेशन करते हैं, हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं कि नहीं, नशा देते हैं कि नहीं, एनेस्थीसिया में सारी रिफ्लेक्सेस को हम क्या करते हैं, खत्म। जब इंसान से नशा जाता है आफ्टर द ऑपरेशन, तो उसमें टाइम लगता है। और याद रखे, जो इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, इसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। तो एब्डोमेन की सर्जरी में सर्जन जो है वो पेरिस्टालिसिस को क्या करेगा, खत्म कर देता है, फॉर अ व्हाइल, फॉर द सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू। सुन ले, अगर पेरिस्टालिसिस खत्म ना करते तो कंट्रैक्शन होती, और कंट्रैक्टेड मसल में कट लगाना आसान है कि मुश्किल है, ये मुश्किल है। तो मसल रिलैक्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलैक्स, ताकि कट आसानी से लग जाए। तो किसी भी एब्डोमेन सर्जरी में इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस इंटैक्ट होती है कि लॉस होती है, लॉस होती है, क्या होती है, लॉस होती है। तो इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, पैरालाइज, क्या हो जाता है, पैरालाइज। इसका मतलब अब इंटेस्टाइन है, लेकिन उसमें वो जान नहीं रही कि वो कंट्रैक्ट करे और क्या करे,
रिलैक्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ पैरालिसिस। हाथ है लेकिन इसमें वो जान नहीं है कि हम मूव कर सके, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस, पालिस जिसको कहते हैं। अब पॉइंट ये है, कुछ लोगों में एनेस्थीसिया ज्यादा लगती है, क्या लगती है, ज्यादा, हद से ज्यादा नशा देते हैं, तो वो बंदा फिर कुछ दिनों तक जनाब अपनी हालत में नहीं आता। यार किसी के घर में या किसी में अगर हमारी फील्ड है, अगर किसी की ऑपरेशन होती है तो उसके बाद 1-2 दिन तक डॉक्टर क्या कहते हैं कि सॉफ्ट चीजें खाया करे या हार्ड चीजें। सॉफ्ट चीजें आइसक्रीम वगैरह लिया करे, खीर वगैरह, कस्टर्ड वगैरह लिया करे। वजह क्या है कि इन सॉफ्ट चीजों के ऊपर इंटेस्टाइन ज्यादा फोर्स तो नहीं लगाती। अगर वो आज ऑपरेशन करे और रात को वो जनाब 1 कड़ी गोश्त खाए, इसका मतलब ये है कि जो गोश्त है वो तो हार्ड है, उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल काम है, तो इंटेस्टाइन में वो जान है नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन की अपनी पोजीशन आने में थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है, इसलिए साफ चीजें खानी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ लोगों में 3-4 दिन के बाद भी इंटेस्टाइन अपनी पोजीशन में नहीं आती। अब इसमें फूड है लेकिन वो फूड नीचे जा नहीं रही, वो फूड नीचे जा नहीं, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ मसला ये है लैक ऑफ पेरिस्टालिसिस है। क्या है? लैक ऑफ पेरिस्टालिसिस। अब याद रखें, ये डिजीज की वजह से हुआ है कि सर्जरी की वजह से? सर्जरी के लिए हमने नशा दिया था इंटेस्टाइन को, पेरिस्टालिस खत्म की थी। अब सर्जरी हो चुकी है लेकिन इंटेस्टाइन के पेरिस्टालिस वापस हो नहीं आई, ऐसे डिजीज को हम कहते हैं, हाँ जी, पैरालाइटिक इलियस। तो क्या कहते हैं? पैरालाइटिक इलियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालाइटिक इलियस के अंदर आप ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को क्या करें, ज्यादा करें, इसको कहते हैं स्टिमुलेंट। क्या कहते हैं? स्टिमुलेंट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे फार्मा में। एक और कंडीशन देखते हैं 3रा नंबर पे, ये क्या है शाबाश। अब ये अगर फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन इस तरह है नॉर्मली, अब देखें इंटेस्टाइन का ये पार्ट इधर आ चुका है, अब देखें व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये है, वेरी गुड, इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट इस पार्ट के अंदर चला गया है। हम कहते हैं कि ऊपर वाला पार्ट इंटेस्टाइन का नीचे में चला गया है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एंटासुसेप्शन। क्या कहते हैं? एंटासेप्शन। इट कैन कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या करा सकता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या है? लास्ट वन, शाबाश। अगर एक बंदा है उसके इंटेस्टाइन ऐसे है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऐसा है, शाबाश, इसका मतलब कि इंटेस्टाइन ने अपने आप के ऊपर ट्विस्ट किया है। क्या किया है? ट्विस्ट किया है। ट्विस्टिंग ऑफ वन सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन ऑन अनदर, दैट इज कॉल्ड वॉल्वुलस। इसको क्या कहते हैं? वॉल्वुलस कहते हैं। क्लियर है? एनाटॉमी में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी है उसका नाम है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये नाम सुना है? सुपीरियर विच वन? मेसेंटेरिक आर्टरी। ये एब्डोमिनल एओर्टा से आती है। SMA स्टैंड फॉर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दिस इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल्वुलस में अगर ये ट्विस्ट हो जाती है ये इस आर्टरी को प्रेशराइज करेगी क्या? नहीं। तो ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन क्या होगी? कम। दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल एंजाइना। तो क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइना। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि इंटेस्टाइनल एंजाइना के अंदर किस आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है? सुपीरियर। और चेस्ट एंजाइना में कोरोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये मेन पॉइंट है। तो ये एडहेशन है, ये पैरालाइटिक इलियस है, ये एंटासुसेप्शन है और ये वॉल्वुलस है। ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है जी। सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन के दोनों लेयर का आपस में मिल जाना, दैट इज एडहेशन। सर्जरी के बाद स्टूल पास ना करना अगर पेरिस्टालिसिस नहीं है, दैट इज पैरालाइटिक इलियस। सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले, इसमें शर्त नहीं है, ऊपर वाला पार्ट इंटेस्टाइन के अंदर चला जाना, दैट इज एंटासुसेप्शन, और एक पार्ट का दूसरे पे ट्विस्ट करना, दैट इज कॉल्ड वॉल्वुलस। इसको वॉल्वुलस कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना याद करें। कल से फिजियोलॉजी फ्रेश स्टार्ट करेंगे लीवर की। क्लियर है? इसको कहते हैं, सुन ले, हेपेटो का मतलब क्या है? लीवर। और लीवर के साथ आप लोगों को नाम सुना होगा गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। उसका काम बाइल स्टोर करना है। तो लीवर के साथ बाइल का डिस्कशन करने को हेपेटोबिलियरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोबिलियरी। और जब ये बाइल नीचे जाएगा ड्यूडिनम में तो फिर पेंक्रियाटिक जूस आएंगे कि नहीं? तो लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, इन तीनों की जना फिजियोलॉजी इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो टुमारो इज अ फ्रेश फिजियोलॉजी क्लास, तो एवरीवन बी ऑन टाइम। क्लियर है? कल इंशाल्लाह 9:30 में मिलेंगे। लीवर की फिजियोलॉजी बिल्कुल स्टार्ट से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? और सी यू।